हेलो, वेलकम टू रैंकिस्तान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रैंकिस्तान में। हमने 20 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था एक्सप्लेनेशन के साथ। अभी रैपिड मेथड्स टू डिटेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके एमसीक्यूज करेंगे 10। इसके बाद हम फूड पॉइजनिंग, फूड टॉक्सिन्स और रैपिड मेथड्स इसके मिक्स 10 क्वेश्चंस उनको भी हम सॉल्व करेंगे एक्स्ट्रा डिटेल्स के साथ, एक्स्ट्रा एग्ज़ाम फैक्ट्स के साथ, जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो, जिससे आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाए। ठीक है जी, चलिए चलिए तो क्वेश्चन 1 बताइए मुझे। पीसीआर पॉलीमर्स चेन रिएक्शन टेस्ट, इस विधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रोटीन को पहचानना, आरएनए को नष्ट करना, डीएनए को गुणित या एम्पलीफाई करना डीएनए को, या कोशिकाओं की गिनती करना। देखिए, इतना आप समझ लीजिए, ये जो टॉपिक है ये आपके जब आप एफएसओ बन जाओगे तब आपका मेन काम यहीं से शुरू होना है। आप कहीं पे भी आप जांच के लिए अपनी टीम के साथ, जूनियर्स और सीनियर्स के साथ जाएंगे तो वहाँ आप उनके सैंपल्स खाने के लेते हो और उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड्स होते हैं जिससे आप पता करते हो कि ये खाना खाने लायक है कि नहीं। एफएसएसएआई और डब्ल्यूएचओ इनकी जो गाइडलाइंस हैं उनको मीट करता है कि नहीं, ये हेल्दी है या फिर नहीं, हाइजेनिक है या फिर नहीं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड्स होते हैं टेस्ट करने के लिए। उसी की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, उसी के एमसीक्यूज यहाँ पे हम करने वाले हैं। ठीक है, टेक्निक में सबसे पहले ये क्या करेगा कि कोई भी खाने में, कोई भी फूड का जब एक सैंपल लेंगे तो उस सैंपल में टेस्ट करेंगे तो उसमें डीएनए जो उसमें होगा। अब डीएनए सर कहाँ से आएगा इसमें? अगर इसमें कोई प्रोटोजोआ होगा, फंगस होगा, बैक्टीरिया होगा तो उसमें ऑब्वियसली डीएनए होगा। डीएनए माने क्या? एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, अब इसको जब ये टेस्ट करेगा तो इसकी संख्या को काफ़ी ज़्यादा, कई गुना इसको, 4 गुना, 6 गुना या फिर कई हज़ारों गुना इसको बढ़ा देता है। बढ़ाने के बाद फिर डिटेक्ट करता है कि ये इसकी जीन क्या है, किस प्रकार का इसमें जीन है, और फिर डिटेक्ट करके हमको बता देता है कि इसमें कौन से टाइप का एक बैक्टीरिया है। तो देखिए, तो अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, डीएनए बना नहीं रहा है। डीएनए पहले से उसमें मौजूद है लेकिन कम मात्रा में है, जिससे हमें पता नहीं चल पा रहा है कि किस चीज़ का डीएनए है। तो उसकी मात्रा को ये बढ़ा देगा और फिर डिटेक्ट करके बताएगा। इस टेस्ट को हम पीसीआर पॉलीमर्स चेन रिएक्शन टेस्ट कहते हैं। ठीक है, जीन सीक्वेंस को टारगेट करता है। याद रखना, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, स्पेसिफिक है ये, और कुछ ही घंटों में बहुत ही कम संख्या में मौजूद जो पैथोजेंस रहते हैं उनकी संख्या को, उनकी पहचान करके बता देता है। यानी समझ में, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, कि पैथोजेंस यानी रोगाणुजन इसमें थे लेकिन काफ़ी कम मात्रा में थे, उसको पहचानना मुश्किल था। तो ये क्या करता है, उसमें डीएनए की मात्रा को जरा सी भी होगी उसको कई गुना बढ़ा देता है और फिर हमको स्पेसिफिक एकदम शानदार ये रिजल्ट हमें दे देता है, पैथोजेंस की पहचान करके बता देता है। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डीएनए को गुणित यानी एम्पलीफाई ये कर देता है। इतना समझ गए आप? अब देखो बेटा, प्रोटीन को पहचानना, आरएनए को नष्ट करना, कोशिकाओं की गिनती करना, इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस नीचे दिए हुए हैं, इसलिए बार बार उन चीज़ों को न बोलना पड़े, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको परेशानी होगी कि सर बार बार क्यों बता रहे हैं। जहाँ ये क्वेश्चन, जहाँ जैसे ही ऑप्शन का क्वेश्चन बनेगा उसको मैं वहीं आपको बताने लग जाऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। एलिसा टेस्ट किस सिद्धांत पर आधारित होता है? डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, एटीपी मेजरमेंट, या फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, या माइक्रोबियल कल्चर। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। समझा के बताता हूँ क्या होता है। पहले एलिसा का हम पूरा फुल फॉर्म जानेंगे। इसको हम बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट ऐसे। इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे अपने मन में। अब देखिए, ये टेस्ट कैसा है? एक इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट होता है। चलो लिख देता हूँ मैं इसको भी। ये कैसा टेस्ट है? ये है इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट है। सर ये क्या होता है? ये यह देखता है कि क्या कोई स्पेसिफिक एंटीजन या एंटीबॉडी है कि नहीं। सर एंटीजन एंटीबॉडी नहीं समझ में आ रहा, बताता हूँ, रुक जाओ। देखो, एंटीजन माने यानी या तो बैक्टीरिया है या वायरस इसमें है या नहीं। ठीक है, और इसके अलावा एंटीबॉडी की बात करेंगे तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोटीन की, ऐसी प्रोटीन जो रिएक्ट करती है। सर अभी भी समझ नहीं आया, और आसान करके बता दीजिए। देखिए बेटा, जब हम एलिसा टेस्ट करते हैं तो खाने का एक सैंपल लेते हैं। इस सैंपल का आप एलिसा टेस्ट निकालेंगे तो इस खाने में या तो वायरस होगा, या बैक्टीरिया हो, या प्रोटोजोआ होगा, या फंगस होगा। इनमें से कुछ भी उस खाने में हो सकता है। ठीक है, या तो ये होगा, या फिर डायरेक्टली इनमें से कुछ ना होकर के कोई ऐसा एक प्रोटीन हो सकता है जो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। अब रिएक्ट कैसे करेगा? हम एक एंजाइम की मदद लेते हैं।
एक एंजाइम की हम हेल्प लेते हैं और इस एंजाइम से जैसे ही ये रिएक्ट करेगा तो ये क्या करता है, कलर देता है। ठीक है, और जब कलर देगा तो जैसे ही कलर देगा हमें पता चल जाएगा कि इस खाने में तो भाई पहले से कोई पैथोजेंस हैं, यानी रोगाणुजन हैं, तो इस खाने को नहीं खाना है। तो इतना सा आप समझ गए। इसीलिए इसको एलिसा टेस्ट, और एलिसा टेस्ट में बोलेगा एंटीजन एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका आंसर हो गया, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ DNA हाइब्रिडाइजेशन, ये ऑप्शन ए है, इसको आप याद रखना, ये PCR से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा था और ये जो ATP मेजरमेंट है ये एक वॉल्यूम बेस्ड टेस्ट होता है ना। इसको मैं आगे समझा दूंगा, इसका भी एक क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है, हो जाएगा। और ये ऑप्शन डी है, ये अभी यहाँ किसी काम का नहीं है, इसे ऑप्शन बनाने के लिए डाल दिया गया है। ठीक है, इसका मेथड से कोई रिलेशन है नहीं, अभी हम इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि बिना थर्मल साइक्लर के DNA को गुणित कर सकती है, बताइए। ये qPCR, LAMP लैम्प, एलिशा या फिर वेस्टर्न ब्लॉट। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ चुके हैं। तो देखो बेटा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, LAMP लैम्प। अब देखो, ये सवाल आपसे घुमा के भी पूछेगा आपसे कि LAMP ये जो टेक्निक है ये किस चीज़ को गुणित करके या फिर एम्पलीफाई करके पैथोजेंस का पता लगाता है। तो आपसे इस प्रकार से भी सवाल ये पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम लैम्प समझ लेते। लैम्प का यहाँ मतलब है लूप मीडिएटेड आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, काफ़ी एक नई तकनीक है ये, और DNA को एम्प्लीफाई करती है। ये DNA को एम्प्लीफाई करने से मतलब है इसकी संख्या को बढ़ा देती है। सर ऐसा तो अभी हमने ऊपर भी जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने PCR में भी ऐसा पढ़ा था। सर इसमें और उसमें अंतर क्या है? तो देखो, जो PCR था इसमें बस इतना अंतर है कि इसमें हम जो टेम्परेचर है उसको बदलते हैं। ठीक है, या तो हम कम करते हैं या फिर ज़्यादा करते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का पैथोजन उसमें पाया जा रहा है खाने में। ठीक है, और वहीं हम जब लैंप की बात करते हैं तो इसमें हम टेम्परेचर को स्टेबल रखते हैं, यानी बढ़ाते घटाते नहीं हैं। सर स्टेबल रखते हैं तो कितने पे रखते हैं? ये बिल्कुल अच्छा सवाल किया, 60 to 65 डिग्री सेल्सियस इस पे स्टेबल रखते हैं, और ये सारी चीज़ें हम यहीं पे पता लगाते हैं। तो लैंप ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, एक छोटी सी पोर्टेबल डिवाइस जैसी होती है, उसी से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जब आप FSO बन जाएंगे तब आपको ये दी जाएगी आपके डिपार्टमेंट की तरफ से, और आप जाके इससे चेक करेंगे। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। एग्जाम्पल्स हैं, अभी एलिसा हमने ऊपर ही देखा है, क्वेश्चन नंबर 2 था ये हमारा। और वेस्टर्न ब्लॉट ये कुछ नहीं, एलिसा के अंदर ही वेस्टर्न ब्लॉट आता है, ये हमारे अभी यहाँ काम का नहीं है। फालतू का आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर वैसे भी बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, इसीलिए उतना ही बताऊँगा अभी मैं यहाँ आपको जितना आप याद कर पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ATP बायोल्यूमिनिसेंस, इस विधि में कौन सा अणु मॉलिक्यूल उपयोग होता है? RNA या फिर हीमोग्लोबिन या ATP जिसको एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, या फिर NADH, बताएं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ATP, है ना। अब देखिए, समझते हैं सवाल को और पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। ATP यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, सर ये क्या होता है? ये बेटा सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। क्या सर ये हमारे अंदर है? बिल्कुल बेटा है, क्योंकि हम तो कोशिकाओं से मिलकर के, सेल से मिलकर ही तो बने हैं, तो हमारी सेल्स के अंदर भी है। तो सर क्या ये बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंगस इनमें भी पाया जाएगा? बिल्कुल बेटा, वो भी तो एक सेल हैं, चाहे वो उनकी सेल हमारे जितनी डेवलप नहीं है, लेकिन फिर भी उनके अंदर भी ATP पाया जाता है। सर इसका मेन काम क्या रहता है? पहले हम अपने अंदर जान लेते हैं ATP का मेन काम क्या है। ये ATP बेस्ड टेस्ट है पूरा का पूरा, लेकिन हम सिर्फ ATP की अभी बात कर रहे हैं। एडेनो ट्राइफॉस्फेट, इसको हम बोलते हैं सेल की करेंसी ऑफ एनर्जी। सर नहीं समझ में आया? आपको मैंने जब पढ़ाया था, डाइजेशन पढ़ाया था, फूड न्यूट्रिशंस पढ़ाए थे, तब आपको मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमारी बॉडी को एनर्जी देता है ना। डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि जो मोनोसैकेराइड रहता है जिसमें ग्लूकोज होता है, ये हमारे लिए हमारी बॉडी को एनर्जी इसी से इंस्टेंट मिलती है। अब ये जो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम बोलेंगे C6H12, क्या हो गया इसमें, H12O6,
ये इसका एक मॉलिक्यूल है। अब ये मॉलिक्यूल को बेटा टूटना होगा। अब जब ये टूटेगा तब जा कर के आपको एनर्जी देगा, और जब वो एनर्जी देगा तो उसको हम एटीपी में मापते हैं, कहते हैं कितना एटीपी ऊर्जा इससे हमको मिली। तो सर बता दीजिए इसको भी, जब इसका एक अणु टूटेगा तो ये दो तरह से बेटा टूटता है। एक टूटता है जहाँ पे एयर की प्रेजेंस होती है, और एक होता है जहाँ पे एयर की प्रेजेंस नहीं होती है, ऐसी जगहों पर ये टूटता है। एयर की प्रेजेंस होगी तो यानी ये एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में टूटेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में टूटेगा तो आपको 36 एटीपी ऊर्जा देता है और पायरोवेट एसिड बनाता है। इतना सा समझ गए। तो एटीपी में हम मापते हैं इस ऊर्जा को। बाकी जहाँ एयर की प्रेजेंस में नहीं, जहाँ एयर की प्रेजेंस नहीं होती है, जब वहाँ ये टूटता है या ये बर्न होता है, तब ये 4 एटीपी एनर्जी केवल देता है। और इस 4 एटीपी में से भी 2 एटीपी इसको बनने में ही ख़त्म हो जाते हैं, सिर्फ हमको 2 एटीपी एक्चुअल में प्राप्त होते हैं। सर और क्या मिलता है इसके अलावा? इसके अलावा मिलता है लैक्टिक एसिड। जैसे वहाँ पायरोवेट एसिड मिल रहा था, यहाँ लैक्टिक एसिड मिलता है, और ये हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उनमें दर्द का कारण बनता है। इतना तो आपने एटीपी को समझ लिया। एटीपी होता क्या है? अब एटीपी बेस्ड ही ये बायोल्यूमिनेसेंस, ये एक टेस्ट होता है, ये आपसे यहाँ पूछा गया था। ठीक है सर, इसको थोड़ा सा और बता दीजिए कैसे होता है। अब देखो, एटीपी के संपर्क में आने पर होता है प्रकाश उत्पन्न। इसमें वायरस या फिर बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ या फंगस, ये इसके कांटेक्ट में आते हैं तो ये एक लाइट देते हैं। अब ये लाइट जितनी ज़्यादा तेज़ होगी उतनी ही ज़्यादा उनकी उसमें मात्रा होगी, और ये जितनी ज़्यादा कम होगी उतनी ही उनकी मात्रा भी उस खाने में, उस आपके सैंपल में कम होगी। इतना समझ गए आप? तो ये सारी चीज़ ये है। तो आपसे पूछ सकता है पैथोजेंस को खाने में डिटेक्ट करने की ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसको जब यूज करते हैं तो उसमें लाइट आती है या उसमें लाइट दिखाई देती है। तो आप बताएंगे कि एटीपी बायोल्यूमिनेसेंस ये एक टेक्निक होती है। और इसमें सवाल दूसरा हमसे पूछा है कि इसमें किस अणु का यूज़ किया जाता है, तो इसमें एटीपी का यूज किया जाता है। इतना आप याद रखेंगे। ठीक है बेटा, हाइजीन, साफ़ सफाई, ठीक है, चाहे वो किचन में हो चाहे वो फूड में हो, वहाँ पे क्लीनिंग है कि नहीं है खाने में, ये हम इसमें पता करते हैं। इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस यहाँ हमारे अभी काम के नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं यहाँ नहीं बताने वाला हूँ। इनको हम जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे, क्योंकि देखो बेटा ये वाला जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी और काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल है। इसमें ज़्यादा कुछ समझने के लिए कम, इसमें समझने के लिए कम और याद करने की चीज़ें ज़्यादा हैं। तो मैं अगर यहाँ आपको सारी की सारी एक साथ चीज़ें बता दूंगा तो फिर आप उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे और आपको ये बोरिंग लगेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा डेटा मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। जो जहाँ समझाने की चीज़ होगी उस टॉपिक को मैं उस ऑप्शन को वहीं समझा दूंगा, जो नहीं होगा उसको हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, चिंता मत करना, सब कुछ ऐसे क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा एंड तक। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इम्यूनो क्रोमेटोग्राफिक स्ट्रिप टेस्ट, इसमें परिणाम को कैसे दर्शाया जाता है? बहुत बहुत शानदार सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी ये बेटा आपका सवाल है। ठीक है, साउंड जनरेशन, कलर चेंज ऑन स्ट्रिप, टेम्परेचर राइज या फिर गैस फॉर्मेशन, बताइए कैसे इसमें रिजल्ट शो होता है। मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, कलर चेंज ऑन स्ट्रिप। अब बताते हैं कैसे। एक स्ट्रिप होती है, चलिए स्ट्रिप नहीं, आपने कभी प्रेगनेंसी टेस्ट किट तो देखी होगी मोस्टली लोगों ने। प्रेगनेंसी टेस्ट किट एक होती है, ये आपने अगर देखी हो तो ऐसे ही ये काम करती है। उस पर भी आपने देखा है कलर चेंज करता है। अब कलर चेंज कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये जो किट होती है ना, इस पर एंटीबॉडी लगे होते हैं। ठीक है, अब ये एंटीबॉडी जैसे ही एंटीजन से मिलेगा तो ये रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके ये कलर देता है। ठीक है, और कलर देगा तो फिर हमें पता चल जाता है, अगर कलर देगा तो इसका मतलब ये है कि एंटीबॉडी एंटीजन का मैच हुआ है, यानी मैच हुआ है, और इसकी वजह से यहाँ पे कलर आया है, और कलर आया इसका मतलब प्रेगनेंसी है। और अगर कलर नहीं आया तो प्रेगनेंसी नहीं है। सर नहीं समझ आया, थोड़ा सा और डिटेल में बताइए। देखो, फीमेल का अगर रिप्रोडक्शन सिस्टम आपने थोड़ा सा भी अगर पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि फैलोपियन ट्यूब रहती है, वहाँ पे पहले फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, एग का और स्पर्म के साथ मिलके, और फिर वहाँ से वो निकल के आपके यूटेरस में आकर के उसकी दीवार होती है, बॉल से आकर के चिपक जाता है। उस स्पेस को प्लेसेंटा कहते हैं। मैंने अभी पहले भी बताया था आपको। जब प्लेसेंटा ये टच हो जाएगा, इससे जब प्लेसेंटा बन जाएगा इस जगह पे, तो यहाँ क्या होगा बेटा, यहाँ से एक HCG, जिसको ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन कहते हैं, ये हार्मोन रिलीज होता है। और ये कहाँ रिलीज होगा? यूरिन में। यूरिन में जब ये आएगा तो बेटा ये कैसे काम कर रहा होता है? ये काम करता है आपका एज अ एंटीजन।
तो जब यूरिन में आएगा तो हम यूरिन के कुछ ड्रॉप लेके इस किट पे डालते हैं और इस किट पे जो स्ट्रिप लगी होती है उस पर एंटीबॉडी लगे होते हैं। मैंने बताया एंटीजन एंटीबॉडी जहाँ जैसे ही मैच होते हैं वहीं पे आपको क्या करेगा, उस स्ट्रिप पे कलर देता है। ठीक है, वो बताता है कि लड्डू बांटने का समय आ गया है या फिर भागने का समय आ गया है डॉक्टर के पास। मज़ा कर रहा हूँ, ये काम का नहीं है। तो ये चीज़ है। तो ऐसे जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट किट ये जैसे काम करती है बेटा, ऐसे ही ये कलर चेंज ऑन स्ट्रिप इसी मेथड पे काम करती है और इसी मेथड पे हमने ये वाला स्ट्रिप टेस्ट पढ़ा, ये भी ऐसे ही काम करता है। देखिए इसको भी ऑन साइट वहीं का वहीं चेक करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको हम लेके जा रहे हैं 1-2 दिन में बताएगा, ऑन साइट वहीं 10 से 15 मिनट में आपको बता देता है रिजल्ट। अगर स्ट्रिप पे कलर आ रहा है इसका मतलब इसमें बैक्टीरिया वायरस वगैरह हैं, और अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे नहीं है। सिंपल सी बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे MALDI माल्डी TOF ये विधि किस चीज़ का विश्लेषण करती है, किस चीज़ को एनालाइज करती है ये टेक्निक। ऑप्शन है आपके DNA सीक्वेंस, बैक्टीरियल प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट या फिर फंगल स्पोर्स। काफ़ी अच्छा सवाल है ये भी। चलिए इसको समझते हैं बेटा। इसका आंसर बताता हूँ आपको, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम इसको समझते हैं कि क्या कहना चाहता है। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप ये जो माल्डी टॉफ है इस विधि का पूरा टेक्निक का आपको नाम पता होना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आंसर पता होना ज़रूरी थोड़ी है। यहाँ आप पढ़ रहे हो हमारे साथ तो आपको इसका पूरा नाम पता होना चाहिए। इसका नाम है बेटा मैट्रिक्स असिस्टेड लेज़र डिजॉर्प्शन या आयोनाइजेशन। इतना हो गया। और TOF का होगा टाइम ऑफ फाइट मास स्पेक्ट्रो मेट्री। ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया। अब इसके अलावा सबसे पहले ये जान दो, काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्निक है ये। अभी हम जितनी पढ़ी हैं इन सब में काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्निक ये है। सर क्या बताती है ये? प्रोटीन प्रोफाइल। चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये आपकी नहीं उसकी प्रोटीन प्रोफाइल, इसका विश्लेषण यानी इसको एनालाइज करती है। सर नहीं समझ आया कैसे? कुछ बैक्टीरिया ऐसे रहते हैं जो कॉलोनीज़ में रहते हैं। सर कॉलोनी में रहते हैं क्या? सारे में सेम नहीं मिलेंगे। जैसे एक जगह आपको इस तरह से बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया मिलेंगे, बीच में कहीं थोड़े थोड़े मिलेंगे और फिर एक जगह इस जगह ऐसे मिलेंगे, थोड़े थोड़े स्पेस के बाद ऐसे मिलेंगे आपको। तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं कि कॉलोनीज़ में रहते हैं। तो हम ये क्या करेंगे, यहाँ से कहीं से भी एक जगह से सैंपल लेंगे और उस सैंपल पे लेजर से आयोनाइज उसको कर देते हैं। इससे क्या होगा कि इनका जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी गति बढ़ जाती है। ये हर टाइप के बैक्टीरिया वायरस की अलग अलग रहती है। हम पता करते हैं कि कितनी गति उसकी बढ़ी। अब देखो आप बोलेंगे ये किसकी कितनी गति बढ़ेगी, क्या हमें ये भी पता करना है? नहीं, ये आपको ट्रेनिंग में वहाँ सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। ये तब का काम है। अभी हमें सिर्फ इस टेक्निक के बारे में इतना थोड़ा सा पता होना चाहिए। पूछेगा आपसे कि ये माल्डी टॉफ टेक्निक है, ये किस चीज़ को एनालाइज करती है, कैसे करती है, ठीक है, आयोनाइज करते हैं, किस टेक्निक में करते हैं आयोनाइज, इस तरह से सवाल आपसे पूछेगा। तो यही चीज़ है ना। केवल 1 मिनट के अंदर न केवल बैक्टीरिया का पता लगाएगा, बैक्टीरिया की प्रॉपर स्पीसीज भी बता सकता है कि किस प्रजाति का ये बैक्टीरिया है। इतनी ज़्यादा होती है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि काफ़ी ज़्यादा ये एडवांस टेक्निक होती है। अब देखो यहाँ पे DNA सीक्वेंस, इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको हम पढ़ चुके हैं तो आपका रिवाइज हो जाएगा। DNA सीक्वेंस PCR में करते हैं, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था, इतना आपको पता होगा। वहीं कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये HPCl। अभी इसका फुल फॉर्म में मत जाना, फंस जाओगे, ठीक है। बस इतना याद रखेंगे, HPCl करके एक टेक्निक होती है। और देखो ऑप्शन डी, इसमें याद रखो फंगल स्पोर्स लिखा है, तो इसमें केवल अगर फंगल होता तो ये भी आंसर हो जाता कि इसको भी ये डिटेक्ट कर पाता है। बट ये स्पोर्स की बात आ गई तो स्पोर्स में आपको समझा चुका हूँ क्या होते हैं, तो इनको ये डिटेक्ट नहीं कर पाता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी का उपयोग किस लिए किया जाता है? एक ही जीव की पहचान के लिए, प्रोटीन की संरचना, या फिर डिटेक्टिंग मल्टीपल ऑर्गेनिज्म। पानी की शुद्धता, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल इसका किया जाता है बताइए। चलिए ये भी बहुत शानदार है, अद्भुत है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अनेक जीवों की एक साथ पहचान कर लेता है। थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं 1-2 पॉइंट। माइक्रो एरे काफ़ी एडवांस टेक्निक है।
ठीक है। और कैसी आई, जेनेटिक टूल के रूप में इसका यूज किया जाता है। सर नहीं समझ आया कैसे, अभी पता चल जाएगा, सुनते जाओ बस। क्या होता है, इसमें एक प्लेट जैसी संरचना होती है, उस प्लेट जैसी संरचना पे हजारों टाइप के डीएनए प्रोब्स जुड़े रहते हैं। बस सुनते जाओ, पढ़ना मत चक्कर में। डीएनए प्रॉप क्या होते हैं, डीएनए प्रॉप्स इस पे जुड़े होते हैं बेटा हजारों संख्या में। इससे मैचिंग वाले जितने भी, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो प्रोटोजोआ हो, चाहे वो फंगस हो, कैसा भी हो, जैसे ही खाने का सैंपल लेकर के हम इस प्लेट पे डालते हैं तो इसमें पहले से डीएनए प्रॉप्स बहुत सारे जुड़े हुए हैं, और इनमें भी या तो डीएनए होगा या फिर इसमें आरएनए होगा, तो इनमें भी है। अब ये जैसे ही आएंगे इस प्लेट पे तो ये क्या करेंगे, रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करते हैं तो हमें पता चल जाता है। तो याद रखना, ये ऐसी टेक्निक है जो एक बार में कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनका पता एक साथ लगाने में ये सक्षम होती है। तो इतना आप याद रखेंगे। मल्टीपल डिटेक्शन इसी को हम कहते हैं। बोलेगा आपसे कि मल्टीपल डिटेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का किस टेस्ट में किया जाता है, तो आप बता देंगे माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी ये है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि फ्लोरोसेंट डाई का प्रयोग करती है? ये भी अच्छा सवाल है, बताइए। ऑप्शन ए है फ्लो साइटोमेट्री, फिर डीएनए प्रोब, ऑप्शन सी इम्यूनोफ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताएं। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। बहुत अच्छा सवाल है ये भी, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा समझते हैं इसको कैसे। फ्लोरोसेंट डाई क्या है, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। प्रकाश उत्पन्न करना, पहले भी प्रकाश उत्पन्न करना है ना, लाइट टेक्निक में क्या होता है, जैसे ही हम इसको यूज करते हैं और हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं उस पर होते हैं तो लाइट आती है। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। इसको भी हम अभी एक बार ऊपर देख चुके हैं, लेकिन वो अलग है और ये बिल्कुल अलग है। पहले समझ लेते हैं। एक इसकी डिवाइस होती है और उस डिवाइस में क्या करते हैं, उसमें पहले से फ्लोरोसेंट डाई का प्रयोग किया जाता है। फ्लोरोसेंट डाई क्या है, एक टेक्निक है, एक मेथड है, उसको उस टेक्निक में, उस डिवाइस में उसको यूज किया जाता है। और जैसे ही डीएनए या आरएनए, डीएनए आरएनए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये कहाँ मिलेंगे आपको, डीएनए या फिर आरएनए, ये आपको मिलेंगे किसके अंदर, या तो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, इनके अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे। जब ये जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएंगे तो ये लाइट देते हैं, और लाइट देते हैं तो इसका मतलब इसमें है और हमने डिटेक्ट कर लिया, और डिटेक्ट कर लिया तो है। और अगर लाइट नहीं देता है तो इसका मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, ये बढ़िया है, अच्छा है, और बढ़िया आप आ जाएंगे। इसका ऑप्शन ए है फ्लो साइटोमेट्री। इसको थोड़ा सा समझिए, होता है लेजर बीम से पहचान करता है। ठीक है, अब इसको अलग से, इसका सवाल नहीं है, इसके लिए मैं आपको यहीं बता देता हूँ। लेज़र बीम का यूज़ करता है, पूछेगा आपसे लेज़र बीम का प्रयोग किस में किया जाता है, तो फ्लो साइटोमेट्री में किया जाता है। बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, डीएनए प्रोफ अभी इसके चक्कर में मत पड़ना, इसको छोड़ देते हैं, आगे देखेंगे। ऑप्शन सी की बात करते हैं, इम्यूनोफ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी। इसका तो है ही, एंटीबॉडीज़ को फ्लोरोसेंट डाइसिस में जोड़ दिया जाता है और पैथोजेंस को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा भी जा सकता है इसमें, और पता कर लिया जाता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। बोल रहे हैं आपसे इलेक्ट्रॉनिक नोज, ई नोज, इसका मुख्य काम क्या रहता है? हवा में धूल को पहचानना, गैस को जमा करना, या फिर गंध से सूक्ष्म जीवों की पहचान करना, ध्वनि तरंगों से रोग को मापना। अब देखो नोज क्या करती है बताओ, स्मेल करती है, तो ये भी स्मेल से सूक्ष्म जीवों को पहचान लेता है। ये समझो थोड़ा सा कैसे, देखो कोई भी बैक्टीरिया होगा, वायरस होगा, फंगस होगा, या फिर प्रोटोजोआ होगा, ये और भी होते हैं, लेकिन मैं अपन इतनों की बात करते हैं। ये डिफरेंट टाइप के, अब देखो आपको पता होगा इसमें क्या होता है, कई अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम होते हैं, तो इनकी अलग अलग इनकी गंध होती है। समझ में आया? तो इसी गंध को पहले से उसमें सेट कर दिया जाता है आपकी किट में, और फिर जैसे ही ये गंध उसको मिलती है तो डिटेक्ट करके बता देगा लाइट बीप करके कि हाँ भाई इसमें ये वाली गंध आई है, इसका मतलब इसमें ये वाला फलाना बैक्टीरिया है, फलाना वायरस है, फलाना प्रोटोजोआ है, ये चीज़ें वो बता देता है। तो इसीलिए ठीक है, और ये जो मेथड है ये विशेष रूप से स्पॉइलेज डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, वही जो हम पढ़ रहे हैं, ख़राब खाना, फ्रेशनेस है कि नहीं, टेस्ट है कि नहीं, फर्मेंटेशन मॉनिटरिंग में उपयोगी ये किया। बाकी ये अपने काम के सारे ऑप्शन नहीं। हवा में धूल को पहचानना, इसका क्या लेना देना है यहाँ पे, एयर क्वालिटी मॉनिटर जो होते हैं उनमें इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये गैस को जमा करना, गैस को जमा नहीं करता है, गैस को पहचानता है कि कैसी गैस है इसमें। ध्वनि तरंगों से, ये कह रहा है ध्वनि तरंगों से, इसका कोई मतलब है नहीं, कोई टेक्निक नहीं है। निम्न में से, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। इनमें से कौन सी विधि आरएनए वायरस इसकी पहचान के लिए उपयुक्त होती है? विच मेथड इज आइडियल फॉर डिटेक्टिंग आरएनए वायरसेस? एलिसा, नास्पा, माल्डीटॉफ, या फिर लेटरल फ्लो? बताइए। तो याद रखेंगे नास्पा का इसमें यूज किया जाता है, ऑप्शन बी। अब पहले इस नास्पा को समझ लेते हैं, ये क्या है। इसका फुल फॉर्म होगा बेटा न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस
बेस्ड एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, ये कैसा है? आइसोथर्मल। बताऊंगा पूरा, बिल्कुल बेचैन मत हो जाना। आइसोथर्मल आरएनए एम्प्लीफिकेशन, शॉर्ट में एम्प्लीफिकेशन लिख दिया है यहाँ। ये टेक्निक है। ठीक है, कैसे? सबसे पहले तो ये है कि ये आरएनए को डिटेक्ट करता है। क्या सर? अगर जरा सा भी अगर कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने बायोकेमिस्ट्री अच्छे से पढ़ा होगा, उसको ये पता होगा कि सर आरएनए को डिटेक्ट करने की तो कोई टेक्निक हमारे पास है ही नहीं दुनिया में। तो सर इसको ये तो, लेकिन आप कह रहे हो कि आरएनए वायरस की पहचान करता है ये, तो आपको पता होगा कि आरएनए की जब हम पहचान करते हैं, देखो डीएनए अगर आपने कहीं देखा हो तो फोटो में, तो इस तरह से ये डीएनए होता है। आरएनए होता है ये सिंगल। समझ में आया? तो इसको क्या किया जाता है? इसकी रेप्लिकेशन, इसका म्यूटेशन किया जाता है। इसका म्यूटेशन करके इसको डबल बनाया जाता है डीएनए के फॉर्म में, और तब इसकी हम टेक्निक को हम जांच करते हैं। क्योंकि हमारे पास डीएनए को, इनको मेथड को डिटेक्ट करने के तो तरीके होते हैं, लेकिन आरएनए को इसको डिटेक्ट करने के तरीके नहीं होते हैं। तो सर फिर हमने कोरोना का सर हमने कैसे पता लगा लिया? सर हमने सार्स का कैसे पता लगा लिया? अरे यार फंसा दिया सर को अब तो तुमने। ये तो आरएनए वायरस बेस्ड डिसीज़ थी, इनको हमने कैसे पता किया? इनको हमने बेटा ऐसे ही पता किया। इस पे हम क्या करते हैं, जो आरएनए है, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, इसको डीएनए में ट्रांसक्रिप्ट किया जाता है। समझ में आया? इसी को हम कहते हैं आरएनए से डीएनए का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या फिर एम्प्लीफिकेशन कहते हैं इसको। ठीक है, ये थोड़ा सा पीसीआर के जैसा ही होता है, बस सिर्फ स्टेबल टेम्परेचर पे किया जाता है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था, पीसीआर में भी क्या करते हैं, डीएनए का म्यूटेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे आरएनए का म्यूटेशन करके डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है, ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है, इसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये चीज़ होती है। ठीक है, तो ऐसे करके हम इससे पता लगाते हैं। तो इतना आप याद रखें, आरएनए वायरस की जहाँ पे बात आ जाए, आप सीधा आंख बंद करके लगा सकते हैं NASBA टेस्ट। बाकी देखिए एलिसा, हम इसी वाले क्वेश्चंस में एलिसा लगा चुके हैं। ये प्रोटीन और एंटीबॉडी इन पे बेस्ड होता है, आरएनए पे बेस्ड नहीं होता है। माल्डीटॉफ ऑप्शन सी, ये प्रोटीन को डिटेक्ट करता है, इसको भी हम कर चुके हैं अभी, है ना, ऊपर ही। और इसके अलावा लेटरल फ्लो ये होता है, ये भी एंटीजन एंटी बेस्ड होता है, लेकिन आरएनए को एम्पलीफाई ये नहीं कर सकता है। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। तो फिर किसका होगा? ये डीएनए बेस्ड होगा, आरएनए बेस्ड नहीं होगा, तो डीएनए बेस्ड होगा। अब देखिए, हमने फूड पॉइजनिंग के 10 क्वेश्चंस किए, फूड टॉक्सिन्स के 10 क्वेश्चंस किए, और इसके अलावा अब हमने पढ़े ये रैपिड मेथड टेस्ट थे, इनके हमने 10 क्वेश्चंस किए। अब हम इनके तीनों के मिक्स 10 क्वेश्चंस को करने के लिए हम जा रहे हैं। आप पढ़ो उसको। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। FSSAI द्वारा स्वीकृत कौन सी विधि सबसे तेज और सटीक मानी जाती है? बताइए। एलिसा, लैम्प, पीसीआर या फिर ATP बायोल्यूमिनेसेंस? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीसीआर टेस्ट। इसको सबसे ज़्यादा तेज और सटीक माना जाता है। याद रखना, अच्छा सवाल है। FSSAI के द्वारा स्वीकृत सबसे तेज और सटीक इसको माना जाता है। ठीक है, कैसे काम करता है पीसीआर? पीसीआर को मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसको हम पॉलीमर्स चेन रिएक्शन टेस्ट इसको कहते हैं। डीएनए को तेज़ी से एम्पलीफाई करता है, यानी इसको बढ़ा देता है। खाने का जो सैंपल होगा उसमें बहुत कम मात्रा में बैक्टीरिया होंगे, उनमें पहचान ये नहीं कर पाएगा, इसीलिए क्या करेगा, उनकी संख्या को बढ़ा देगा। तो फिर फास्टेस्ट मेथड है, बता देगा कि इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि नहीं है। ठीक है, और अगर नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका मतलब उसमें इन्वॉल्व है ही नहीं, तो ये ठीक है। इस तरह से ही करते हैं। तो मैंने बताया FSSAI के द्वारा ये अनुमोदित है। ठीक है, कुछ ही घंटों में एकदम स्पेसीज लेवल का, स्पेसीज लेवल मतलब उसकी ये तक बता देगा कि किस प्रजाति का ये बैक्टीरिया है। एलिसा मैंने आपको बताया था, ये प्रोटीन बेस्ड है, एंटीजेंस की पहचान करता है। ठीक है, प्रोटीन बेस्ड है, ये डीएनए स्तर की सटीकता इसमें नहीं आती है, ये तो इतना याद रखें। जबकि इसमें पीसीआर में हमने पढ़ा, इसमें डीएनए लेवल की होती है। समझ में आ गया? लैंप क्या है? अब देखो डीएनए लेवल की होती है। डीएनए लेवल मतलब आपके अंदर ये जो डीएनए, ये आपके फादर से, आपके पापा से ये आपको मिला है। अब इसमें पहले से ही सारी चीज़ें इनक्रिप्टेड हैं। आपके आंखों का कलर कैसा होगा, आपके बाल कैसे होंगे, आपके बाल कितने टाइम जा करके झड़ने लग जाएंगे, समझ में आ रहा है? आपकी आंखों की रोशनी कब कम होगी, आपके दांत कैसे होंगे, आपकी हाइट कैसी होगी, आपकी बॉडी वेट कैसा होगा। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें डीएनए में ही इंस्क्रिप्टेड रहती है। तो समझ लो इतनी सटीकता से आंसर ये करता है, पीसीआर टेस्ट करता है, समझ गए? लेकिन एलिसा टेस्ट नहीं कर पाता है। वहीं लैंप की बात करेंगे तो ये तेज़ तो है, ज़्यादा बड़े स्तर पे अभी उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, ATP वाले की बात कर लेते हैं। ये आपको बताया था मैंने, ये हाइजीन में ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि खाना हाइजेनिक है कि नहीं है। इसमें पैथोजेंस की पहचान वगैरह तो ये बहुत ही कम कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, काइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड शरीर में जाकर कौन सा घातक रसायन उत्पन्न करते हैं? अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, साइनाइड या फिर नाइट्रेट? बहुत ही अच्छा सवाल है, बताइए।
चलिए बता देता हूँ, ऑप्शन इसका सी साइनाइड इसका आंसर होगा। पढ़ते हैं। काइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स कहाँ से आते हैं? आपको मैंने जब पैथोजेंस पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि बिटर आलमंड्स, कड़वे बादाम, इनको आपने खा लिया। कसावा बताया था मैंने, ठीक है, आम की गुठली, अगर इनको आपने खा लिया तो आपकी बॉडी में साइनाइड होगा। देखिए क्या सर डायरेक्टली ये बॉडी में बन जाता है क्या? नहीं। देखो काइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड ये इन चीज़ों में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए अगर आपने इनको कंज्यूम कर लिया, आपने इनको खा लिया, तो अब इनका डाइजेशन होगा। अब डाइजेशन जैसे ही होगा तो डाइजेशन में ये HCN क्या है सर? हाइड्रोजन साइनाइड। चलो लिख देता हूँ, हाइड्रोजन साइनाइड, इसी को HCN कहते हैं, है ना। हाइड्रोजन साइनाइड इसके इस कंपाउंड में बदल जाता है। कब? जब डाइजेशन होता है इन चीज़ों का तब। ये क्या होता है सर? काफ़ी जहरीला कंपाउंड होता है, ठीक है। इसमें टूट जाता है और ये टूट के सर करेगा क्या? मार देगा क्या? नहीं। आपका जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, जो मैं अभी आपको बताया था ATP वाला बताया था कि अगर ये एयर की प्रेजेंस में टूटता है तो 36 ATP देता है, इसी को सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। अगर ये तो इसको ये रोक देगा। जब इसी को रोक देगा तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी और आपके सेल्स धीरे धीरे डेड होने लग जाएंगे, काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो सीधा सिंपल है, मर ही जाएंगे, है ना, एक तरह से। अमोनिया क्या है? अमोनिया ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से जुड़ा हुआ है, अभी यहाँ हमारे काम का नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड ये प्रिजर्वेटिव के रूप में इसको खाने में हम यूज़ करते हैं, है ना। और ये नाइट्रेट है, इसका इसमें कोई अभी यहाँ पे क्रायोजेनिक कोई मतलब यहाँ पे है नहीं। काइनोजेनिक में इसका कोई इस्तेमाल है नहीं, तो इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ गया? अच्छा इधर है। क्वेश्चन नंबर 3, फूड पॉइजनिंग में ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन देने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बताइए। फूड पॉइजनिंग में ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन देने का मुख्य उपयोग क्या होता है या उद्देश्य क्या होता है? रिड्यूस फीवर, किल बैक्टीरिया, मेंटेन बॉडी फ्लूइड बैलेंस, या फिर इंक्रीज एपेटाइट। बहुत आसान सवाल है, मोस्टली बच्चे इसको लगा देंगे। मैंने आपको बताया था कि जब फूड पॉइजनिंग होती है तो सबसे पहले हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वहाँ आप वॉमिटिंग करते हैं लगातार और डायरिया, उल्टी दस्त सिंपल ये हो जाता है। इसकी वजह से बॉडी में से आपके पानी जो है, वाटर, ये बाहर निकल जाता है। बहुत शानदार ये टेक्निक, बहुत अच्छी चीज़ है, बॉडी अपने आप से करती है। आपने कोई भी पॉइजनस चीज़ खा ली है तो बॉडी आपको खुद से बाहर निकाल रही है उसको, कि भाई ये अपने को अंदर नहीं चाहिए, समझ रहे हो। और इसके अलावा बॉडी में सॉल्ट की भी कमी हो जाती है, इसी को कहते हैं डिहाइड्रेशन होना, ठीक है। अब ये डिहाइड्रेशन अगर ज़्यादा हो गया तो इससे मतलब जान तक जा सकती है इससे, ठीक है। तो इसी से बचने के लिए हम ORS का यूज करते हैं। ORS में सर क्या होता है? सबसे मेन तो ग्लूकोज होता है जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, NaCl होता है ना, और आपका KCl पोटेशियम क्लोराइड होता है। इसके अलावा क्या होता है सर? साइट्रेट सॉल्यूशन होता है, साइट्रेट का सॉल्यूशन होता है। इतनी चीज़ें मेनली ये बड़ी बड़ी मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको होती हैं। ये आपकी बॉडी को पानी तो देती हैं, ये आपकी बॉडी को इलेक्ट्रोलाइट्स देती हैं। सर इलेक्ट्रोलाइट देती हैं, हमें लगता था पानी की कमी को पूरा करती हैं। जब ये इलेक्ट्रोलाइट्स आपके मिलेंगे तभी आपकी बॉडी, आपकी सेल्स पानी को होल्ड कर पाएंगी। फिर आप जब पानी पिएंगे, आपने देखा हो कई बार पानी की बोतल्स लगाई जाती हैं, ग्लूकोज की बोतल्स लगाई जाती हैं जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो वो जो बॉडी में आपके पानी जा रहा है वो तभी आपकी बॉडी होल्ड कर पाएगी जब इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, ये वॉमिटिंग और दस्त हो जाते हैं उसके बाद। इतना सा सिंपल याद रखेंगे आप, लूज मोशन हो जाते हैं तब ये कमी हो जाती है, तो ये आप याद रखेंगे। तो ये वाला इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। स्टेफिलोकोकस ऑरियस एंट्रोटॉक्सिन किस प्रकार का टॉक्सिन है? बताइए। हीट लायबल, न्यूरोटॉक्सिन, हीट स्टेबल, या फिर एंडोटॉक्सिन? एंडोटॉक्सिन बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीट स्टेबल होता है। सर क्या होता है बताइए। सबसे पहले तो ये जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस ये क्या है सर? ये है बैक्टीरिया, ठीक है, समझ आ गया। कहाँ मिलेगा? खाने के पदार्थ में मिलेगा ये। सर कैसा है ये है हीट स्टेबल। नहीं समझ आया सर?
आपको लगता होगा जनरली हमें बताया जाता है कि चीज़ों को आप पका के खाना चाहिए, इससे क्या होता है टॉक्सिन्स मर जाते हैं उसके, या फिर उसके जो बैक्टीरिया वगैरह उसके जो वायरस बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। लेकिन भाई इसके नहीं मरते हैं, क्योंकि ये हीट स्टेबल होते हैं, उस हीट को ये हिल जाते हैं। इतना सा आप याद रखेंगे। अब जब ये किल नहीं होंगे, आपने इनको खा लिया तो ये आपकी बॉडी में ये चले जाएंगे। ठीक है, वही बात, पहले आपके अंदर जो गुड बैक्टीरिया हैं पहले उनको किल करेंगे, उसके बाद तुम्हारी हेल्थ को किल करेंगे। सिंपल बात है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि ऐसे एंट्रोटॉक्सिन होते हैं जिनको गर्म करने के बाद भी इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता है, और फिर इनको खा लिया तो फूड पॉइजनिंग आपको हो जाएगी। ठीक है, 1 से 6 घंटे लगेंगे बस। क्या होगा, वही उल्टी बुखार। ठीक है, इतना याद रखेंगे। बाकी हीट लाइबल ई कॉलाई इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, न्यूरोटॉक्सिन इसका एग्जाम्पल बताइए सर क्या है। बॉट्यूलिनियम टॉक्सिन बताया था मैंने, बॉट्यूलिनियम। ठीक है, बस सुन लो, लिख नहीं रहा, स्पेस नहीं है उसमें। ये कहाँ होता है, मैंने बोला था जो कैंड फूड होते हैं, जो कैन में बंद रहते हैं। कैन से याद कर लो ना, या कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हो जो कैन में बंद आती है ना, कैन में बंद आती है, तो उस कैन से याद करेंगे बोतल जैसा होता है, और बोतल से बॉट्यूलिनियम याद रखेंगे। बॉट्यूलिनियम कैसा होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है, इतना याद रखेंगे। ठीक है, एंडोटॉक्सिन क्या है, एंडोटॉक्सिन इसको मैंने आपको बताया था, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये सेल वॉल से निकलता है, उसके सेल वॉल से ये निकलता है एंडोटॉक्सिन, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फूड टॉक्सिन डिलेड ऑन सेट के लिए जाना जाता है, अर्थात लक्षण देर से इसके आते हैं। बॉट्यूलिनियम टॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन, हिस्टामाइन, या फिर स्टेफिलोकोकल टॉक्सिन। बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एफ्लाटॉक्सिन। ये क्रोनिक टॉक्सिन ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक कंटेमिनेटेड, यानी कि ख़राब खाना खाने से, मैंने बताया था रखा हुआ मूंगफली अनाज ये खाने से ये हमारी बॉडी में जमा हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसका असर ऐसा है, ऐसा नहीं है कि आपको अभी 1-2 दिन में 4 घंटे में पता चल जाएगा बेटा। इसका असर ये मान के चलो, कई बार तो 2 महीने बाद इसका रिजल्ट आता है, आपको सिम्टम्स दिखते हैं, या पता चले 6 महीने से 1 साल बाद जो है सिम्टम्स इसके दिखाई दें। समझ में आया कि नहीं, इतना आप याद रखिएगा, इतने दिन भी इसमें लग सकते हैं। ठीक है, आप याद कर रहे हो, अरे मैं तो 2 दिन से 4 दिन से बाहर गया ही नहीं हूँ, फिर मैं बीमार कैसे हो रहा हूँ, कैसे मुझे फूड पॉइजनिंग हो रही है, तो फिर आप याद रखना कि एफ्लाटॉक्सिन ही है जो कि काफ़ी दिन बाद अपना असर दिखा रहा है। ठीक है, वहीं बॉट्यूलिनियम टॉक्सिन ये 12 से 36 घंटे। ये हिस्टामाइन ऐसा है, ये इंस्टेंट देता है, अभी खाओ 1-2 घंटे बाद ही इसका सिम्टम आपको दिख जाएगा। इसको स्टेप टॉक्सिन कहते हैं शॉर्ट में, ये 2 से 6 घंटे में मेनली दिखा देता है अपना रिजल्ट। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। NASBA टेक्निक, नासबा टेक्निक, इसको हम पहले भी अभी देख चुके हैं। किस प्रकार के सूक्ष्म जीवों की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है इसको, DNA वायरसेस, RNA वायरसेस, या फिर फंगी, या फिर पैरासाइट, किसके लिए इसको यूज किया जाता है बताइए। चलिए RNA वायरसेस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है। N से न्यूक्लिक, A से एसिड बेस्ड एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, आइसोथर्मल मैंने पहले बताया था, आइसोथर्मल का मतलब बताया, इसमें ये टेम्परेचर रहता है मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो ये जैसे सार्स बताया मैंने आपको, कोविड-2 बताया था, इन्फ्लुएंजा वायरस, हेपेटाइटिस सी ये बताए थे। तो सर RNA को कैसे डिटेक्ट करता है वो ही बताया था। इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है, DNA में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर जाकर के इसको चेक करते हैं। पॉलीमर्स एंजाइम का इसमें प्रयोग किया जाता है, इतना याद रखना। चलो ये लिख देता हूँ, पॉलीमर्स एंजाइम का इसमें यूज किया जाता है, पॉलीमर्स एंजाइम्स, इनका इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और देखो भाई एक रिक्वेस्ट है, लेफ़्ट में तो मेरे मस्जिद है, ठीक है, और राइट में मंदिर है। ठीक है, तो कई बार यहाँ पे एकदम कंपटीशन में भक्ति हो रही होती है, तो कभी कभी थोड़ा बहुत साउंड आएगा, तो उससे डिस्टर्ब मत होना, है ना। वो अपना काम डिस्टर्ब होने का है नहीं, अपना काम है यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने का, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, ये थोड़ा सा मैनेज करो। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स फ्रॉम फूड टॉक्सिन्स आर, भोजन में पाए जाने वाले टॉक्सिन से जन स्वास्थ्य के लिए 2 सबसे बड़े खतरों को बताइए। कुपोषण, मोटापा, कैंसर और किडनी फेलियर, सर्दी और बुखार, निमोनिया और डेंगू। तो बताओ, आंसर हो जाएगा कैंसर और किडनी फेलियर। ये कुपोषण, मोटापा इनसे तो सब झेल लेंगे, कैंसर, किडनी फेलियर इनसे बचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फूड टॉक्सिन्स मैंने आपको बताए थे कई प्रकार के, जैसे कि एफ्लाटॉक्सिन हो गया, है ना, ऑर्का टॉक्सिन हो गया, या फिर हैवी मेटल्स हो गए। ये शरीर में धीरे धीरे जमा हो जाते हैं, हमारे स्टोर हो जाते हैं, और फिर क्रोनिक बीमारियों का कारण बनते हैं। ठीक है, काफ़ी टाइम बाद जा करके ये असर दिखाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे जो एफ्लाटॉक्सिन मैंने आपको बताया, एफ्लाटॉक्सिन ये किसको, आपको लिवर के कैंसर को करता है। एक ओकरा टॉक्सिन होता है, लिख देता हूँ, ये शायद मैंने पहले बताया नहीं है। ओकरा टॉक्सिन ये किडनी फेलियर
या किडनी डैमेज के लिए जिम्मेदार होता है। वहीं हैवी मेटल्स की बात करेंगे तो ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कर देंगे, यानी आपके नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब कर देंगे। और रीनल फेलियर, रीनल क्या होता है सर, चलो ये लिख देता हूँ, रीनल, ये रीनल फेलियर के लिए जिम्मेदार। रीनल होता है, अगर आपने कभी किडनी की फंक्शनिंग को पढ़ा होगा तो उसमें एक मेन नर्व होती है, ये रीनल नर्व, ठीक है, तो इसको डैमेज कर देता है। ये WHO हो गया, FSSAI हो गया, ये ऐसी संस्थाएं हैं जो इनके मानकों का निर्धारण करती रहती हैं, समय समय पर गाइडलाइंस देती रहती हैं, इतना आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। कौन सा सूक्ष्मजीव कोल्ड स्टोरेज में भी फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है? जैसे मैंने आपको बताया, एक तो होता है हीट स्टेबल, ठीक है, एक होते हैं हीट लायबल। हीट स्टेबल वो होते हैं, वो कितना भी आप टेम्परेचर दे दो ये मरने वाले नहीं हैं, एकदम निहायती बेशर्म होते हैं, ये उसमें बने रहते हैं, फूड पॉइजनिंग का कारण बनते हैं, ठीक है। एक हीट लायबल ऐसे रहते हैं, इनको जरा सी हीट दो और उसी में ये निपट जाते हैं, ये फूड पॉइजनिंग हमारे लिए नहीं करते हैं। एक होते हैं जो कि कोल्ड स्टेबल होते हैं, इनको क्या करेंगे आप कितना भी ठंडा कर देंगे ये मरने वाले नहीं हैं, ना ही इनकी संख्या रुकने वाली है, ये हमारे लिए फूड पॉइजनिंग का कारण बनते हैं। ऐसे ही एक ऐसे होते हैं जो कोल्ड लायबल होते हैं, ठीक है, इनको ज़रा सा क्या करो, इनका जो टेम्परेचर है कम करो ज़रा सा, उसी से क्या होता है ये ख़त्म हो जाते हैं। समझ में आया? तो ये आप याद रखेंगे, छोटा सा एक पॉइंट था। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनस। क्या है जी? 4 डिग्री सेल्सियस हैं, जो 4 डिग्री सेल्सियस से भी अगर आपने कम टेम्परेचर कर दिया उसमें भी इनकी ग्रोथ रेट बढ़ती रहती है, इनकी ग्रोथ होती रहती है, इतना आप याद रखेंगे। तो लिस्टीरिया मोनोसाइट 4 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे तब भी ग्रोथ होती रहेगी, और आप सोचेंगे ये तो सही रखा है फ्रिज में और आपने खा लिया तो फूड पॉइजनिंग का कारण बन जाएगा। तो लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनेसिस का नाम है। कोल्ड स्टोरेज जैसे कि मीट हो गया, चीज़ हो गया, सैलेड हो गया, या फिर अनपास्चराइज्ड मिल्क हो गया, ये इसके सोर्सेस होते हैं, इनमें ये पाया जाएगा, ठीक है। बाकी सबसे खतरनाक ये किसके लिए होता है? प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये उसके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक, ठीक है। ऑप्शन ए सैल्मोनेला, ये 5 डिग्री सेल्सियस इसके ऊपर बढ़ता है। ई कोलाई इन रेफ्रिजरेशन इनहेबिटेंट इसको कहते हैं, इधर ही रहता है तो मस्त ठंडे में। ये कोलेरा, ये तो वैसे ही गंदा पानी आपने पी लिया कहीं से, घर है ना, उसमें ये पनपता है। अब देखो इसको क्या कहते हैं? कोल्ड चेन मैनेजमेंट। क्या होता है ये होता है कि किस बैक्टीरिया किस वायरस को कितने टेम्परेचर पे कम रखने पे ये मर जाएगा, किस पे ग्रोथ इसकी कम हो जाएगी, या कितने पर रखने पे इसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, इसको कहते हैं कोल्ड चेन मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें एक नाम याद रखना, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है सिक्रोट्रोपिक, PS बाई शिक्रो ट्रॉफिक, ये एक बैक्टीरिया का नाम है और ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, इसको आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्रोमोजेनिक मीडिया में सूक्ष्मजीवों की पहचान कैसे होती है? बताइए। साउंड चेंज, DNA फ्रेगमेंटेशन, कलर चेंज इन कॉलोनीज, या फिर ऑडर जनरेशन? बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका आंसर हो जाएगा C, कलर चेंज इन कॉलोनीज। इसको हम कर चुके हैं, आपको याद होगा पहले ही। क्रोमोजेनिक मीडिया ये क्या है? एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कुछ विशेष एंजाइम्स, ठीक है, उनकी उपस्थिति में कलर देते हैं। कैसे, नहीं सब समझ में आया? इस एंजाइम का यूज कहाँ करेंगे? टेस्ट किट में हम यूज करेंगे, ठीक है। और ये जो एंजाइम्स हैं, डिफरेंट एंजाइम्स, डिफरेंट बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंगस, इनके साथ में रिएक्ट करके डिफरेंट कलर देते हैं। तो सीधी सिंपल सी बात है, सर एक दो कलर बता दीजिए। जैसे चलो लिख लो, ई कोलाई, ये ब्लू कलर देगा, ठीक है, इस एंजाइम के साथ मिलके। क्लेब्सिएला, ठीक है, ये पिंक कलर देता है, ठीक है, बस इतने काफ़ी हैं। तो इसका आंसर कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी हो ही गया, इसका आंसर मैंने बता ही दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, जो कि लास्ट सवाल है हमारा। शिग्यूटेरा पॉइजनिंग, इनमें कौन सा लक्षण प्रमुख होता है जो अन्य फूड पॉइजनिंग में नहीं होता है? वाओ ग्रेट। जनरली आप देख रहे हैं कि फूड पॉइजनिंग से क्या हो रहा है, वही सब में उल्टी दस्त हो रहे हैं, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है, या लिवर डैमेज हो रहा है, या किडनी फेलियर हो जा रहा है ना, ये तो परेशानियाँ हो रही हैं। लेकिन इसमें एक ऐसी चीज़ है जो स्पेशल इसी में हो रही है। अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इस पर स्टार लगा लो, आ भी सकता है। वॉमिटिंग बिल्कुल नहीं, ये तो सब में ही होती है। डायरिया यानी दस्त, ये तो सब में होता है। एब्डोमिनल पेन, सर ये भी सब में ही हो रहा है, तब से तो पढ़ रहे हैं सब में। इसमें ये स्पेशल है, तापमान संवेदना का उल्टा। सर नहीं समझ आया कैसे? अब आप ऐसा सोच लो कि विंटर है, उसमें आपको समर लगे, आपको गर्मी लगे, और समर सीजन में आपको सर्दी लगे। आपको अगर कोई हॉट ऑब्जेक्ट अगर टच करा रहा है तो आप बोलेंगे अरे ये तो बहुत ठंडा है, हटाओ इसको। और अभी अगर कोई ठंडी चीज़ आपसे कनेक्ट कराए तो आप बोलो अरे हटाओ हटाओ, ये तो गर्म है, मैं जल जाऊँगा। समझ में आ रहे हो? इसको बोलते हैं हम क्या? टेम्परेचर रिवर्सल सेंसेशन।
अरे सर ये तो खतरनाक से ज़्यादा फनी है, बताओ इसके बाद। सबसे पहले तो ये शिगुटेरिया पॉइजनिंग, ये एक समुद्री मेरिन टॉक्सिन होता है। मैं आपको इसको पहले भी बता चुका हूँ कई बार। मरीन टॉक्सिन कैसे सर? ये समुद्री, जहाँ पे खारा पानी मिलता है नमकीन, वहाँ पे ये मिलता है। ठीक है सर, ये कौन बनाता है, किसके कारण ये बनता है? तो याद रखना, शिगुआ टॉक्सिन, इसके कारण ये बनाता है। और इसमें भी कौन बनाता है? ट्रॉपिकल रीफ फिश। मैंने ये भी बताया था आपको, रीफ फिश। ठीक है, और सर कौन है? एक और बताया था मैंने आपको, याद हो तो, ग्रुपर, GROUPER। और सर एक और बता दीजिए, बरक्यूडा, बताया था, याद हो तो, बड़ी मछलियाँ होती हैं जो, ये इस टॉक्सिन को बनाती हैं। इस सर केवल क्या, यही केवल टेम्परेचर सेंसेशन, रिवर्सल सेंसेशन नहीं होता है, और भी इसके अलावा और बाकी के सारे जो सब में होते हैं वही, ये भी, ये उल्टी भी होगी, दस्त भी होगा, ये सब कॉमन वाले हैं। न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट है, मसल पेन है, एब्डोमिनल पेन है, ये तो सारे होने ही हैं, आम लक्षण है। बाकी इसमें जो स्पेशल लक्षण था वो ऑप्शन सी है हमारा। ठीक है बेटा, तो चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था ये यहाँ आपके आंसर की दे रखे हैं। इनको जब आप क्वेश्चंस को लगाइएगा तब आप इनको देख लेना। अब देखिए हम क्या क्या कर चुके हैं बेटा। यूनिट 1 कंप्लीट हो गई हमारी विद नोट्स, लेक्चर और MCQ के। अब यूनिट 2 हमारा टॉपिक 1, टॉपिक 2, इसमें भी हमने नोट्स, लेक्चर और MCQ ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम टॉपिक 3 की तरफ चलेंगे, जिसके हम पहले लेक्चर कंप्लीट करेंगे, फिर मैं आपको नोट्स दूंगा और उसके बाद फिर हम इसके भी MCQs लगाएंगे। ऐसे ही धीरे धीरे नन्हे नन्हे पैरों से अपनी मंजिल की तरफ हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ से आपको नोट्स और MCQ प्रैक्टिस देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।